नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षायान अकेडमी में। सबसे पहले तो अभी तक आपने अपना जो फीडबैक, प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आज देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज हम संधि को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम जानते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। आप अक्सर संधि सुनते रहते हैं कि हमारे शरीर में भी जहाँ जहाँ जोड़ होता है वहाँ संधि होती है। जैसे यहाँ कोहनी की संधि होती है। और समझौते से तात्पर्य है कि जैसे अगर किसी देश की संधि होती है, दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है तो उसे भी हम संधि ही कहते हैं। तो संधि का पहले हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। संधि जो होती है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा के शब्द सम धन धी से मिलकर बना है। सम ये इसमें उपसर्ग होता है और धी इसमें धातु होती है। हम संस्कृत के इसलिए इतना ये पार्ट जान लेना जरूरी है क्योंकि कभी कभी संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन हिंदी में बन जाते हैं और आगे आपको चलकर संस्कृत पढ़ना ही है। तो संस्कृत जो संधि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और ये सम प्लस धी से मिलकर बना है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो वर्डों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को। अब ये विकार क्या होता है? विकार मतलब परिवर्तन होता है। मतलब कोई परिवर्तन होता है, अगर दो वर्डों के मिलने से अगर उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्डों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। अब ये संधि विच्छेद क्या होता है? जब हम किसी संधि को अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद करते हैं। मतलब उनका तोड़ना ही, इस एक संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, संधि वर्ड किसे कहते हैं? पहले जान लेते हैं संधि वर्ड किसे कहते हैं। तो ये जो सूर्य और उदय है इसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रथम पद। और ये होता है हमारा अंतिम पद। इसको हम प्रथम पद या पूर्व पद भी कह सकते हैं। यहाँ पूर्व पद लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा क्योंकि अभी मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोग को। ये पूर्व पद होता है और ये अंतिम पद होता है। तो संधि होती कहाँ से है ये देखते हैं। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ड होता है का अंतिम वर्ड और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ड होता है। आप अंतिम वर्ड और प्रथम वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इन्हीं दोनों को मिलाने से जो नया वर्ड बनता है उसे हम कहते हैं संधि वर्ड।
नया वर्ड जो बनता है, मतलब जब वो एक विकार उत्पन्न होता है उसे संधि वर्ड कहते हैं। इसको एक बार ऊपर अच्छे से समझा देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया संधि वर्ड, तो आइए एक बार संधि वर्ड को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जान लेते हैं संधि वर्ड होता क्या है। तो संधि वर्ड बराबर आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें जो होता है पूर्व पद का अंतिम वर्ड प्लस अंतिम पद का प्रथम वर्ड। इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो नया वर्ड बनता है, नया वर्ड वही क्या कहलाता है? संधि वर्ड। इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं हम लोग। उदाहरण हम लोगों ने जो लिया था उसी उदाहरण को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग ने लिया था उदाहरण सूर्योदय। इसका हम लोग संधि विच्छेद से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सूर्य धन उदय। अगर हम इसको और अलग करेंगे तो ये सूर्य से अगर हम इसका अंतिम वर्ण निकालें, तो अगर हम किसी का अंतिम वर्ण निकाल लेते हैं, ये व्यंजन है, इसमें से अगर हम इसका अगर व्यंजन और स्वर अलग अलग करेंगे तो व्यंजन पे हलंत लग जाता है और इससे जो निकलेगा वो निकलेगा ओ, सॉरी अ निकलेगा। और इसका भी स्वर हम लोग अलग कर लेते हैं, मतलब ये जो अंतिम पद है इसका हम लोग प्रथम वर्ड अलग कर लेते हैं। इसका हो जाएगा उ और धन दय। अब देखिए और उ मिलाकर क्या बनता है, ये हमने आपको स्वर में पढ़ाया हुआ है। और अ और उ मिलाकर बनता है ओ। यहाँ पे आप सूर्य फिर लिख दीजिए। अभी भी ये स्वर रहित है तो यहाँ हलंत लगेगा और इसको दय कर दीजिए। अगर आप इन तीनों को मिला देंगे, तो ये पूरा एक कंप्लीट संधि हो जाएगी, सूर्योदय। तो ये हमारा क्या हो गया था? ये हमारा हो गया है पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। और ये हो जाएगा हमारा अंतिम पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों के मिलने से ये जो बना है इसी को कहते हैं संधि वर्ण। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि सूर्योदय में संधि वर्ण क्या है, तो आप इस तरह उसका अलग अलग खंड करके आप उसका संधि वर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा संधि वर्ण। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं संधि के भेद।
आगे संधि के भेद में हम आपको और एग्जाम्पल देते रहेंगे। संधि के भेद या संधि के प्रकार, संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो जान लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि सब जानता है 3 प्रकार की होती है। पहली संधि होती है स्वर संधि, स्वर संधि नाम से ही है, इसमें सिर्फ स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में 3 प्रकार से विकार उत्पन्न होगा, वो हम अभी आपको बताते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। आइए देख लेते हैं स्वर संधि में वर्णों का मेल किस प्रकार होता है। स्वर संधि में जब स्वर और स्वर मिलेंगे तब स्वर संधि का विकार उत्पन्न होगा, स्वर और स्वर मिलते हैं। और व्यंजन संधि में सबसे पहले स्वर का व्यंजन से मेल होगा, तब भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। जब व्यंजन पहले और स्वर बाद में आएगा तब भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और जब व्यंजन पहले और बाद में भी व्यंजन ही आए तब भी व्यंजन संधि ही होगी वहाँ पे। इसको हमेशा याद कर रखिएगा। जब आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि इन सब में अंतर करना होगा तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में भी 2 तरह से निर्माण होता है विसर्ग संधि का। एक का होता है विसर्ग के साथ स्वर का मेल होने पर, और दूसरा होता है विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होने पर। विसर्ग के साथ स्वर का मेल होने पर और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होने पर हमेशा विसर्ग संधि ही होगी। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमेशा स्वर और स्वर का मेल होता है, यानी जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है वो भी स्वर होगा और जो अंतिम पद का प्रथम वर्ण होता है वो भी संधि होगा। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी सबसे पहले स्वर का मेल होता है, स्वर से व्यंजन का मेल होगा। फिर दूसरा होता है व्यंजन से स्वर का मेल होगा और तीसरा होता है व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा। और तीसरे विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग से स्वर का मेल होता है और विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है। अगर इतने में आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब हम स्वर संधि पढ़ें। तो अभी तक हमने संधि और संधि वर्ड समझ लिया था। अब जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, उसमें हमने संधि के भी भेद पढ़े थे, जिसमें हमने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताया था। अब इसमें हम लोग स्वर संधि को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि,
चौथा होता है यड़ स्वर संधि। चौथा यड़ स्वर संधि। और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुड़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही है दीर्घ स्वर संधि, इसमें जो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, उनके मेल से विकार उत्पन्न होगा। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में पहले देख लेते हैं, अगर अ या आ के बाद अ या आ आए तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो संधि वर्ण होता है वो आ ही होता है। फिर अगर ई या ई के बाद ई या ई के बाद ई या ई आए तो उनसे जो विकार होता है वो ई होता है, अर्थात दीर्घ ई होता है। यदि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो भी दीर्घ ऊ ही होगा। और अगर री के बाद, क्योंकि हिंदी में बड़ा री नहीं लिया जाता है इसलिए सिर्फ छोटा री की बात करते हैं हम लोग, री के बाद यदि री आए यानी समान स्वर तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा वहाँ री ही होता है, और री की मात्रा ये वाली लगती है। इसको देख लेते हैं। यानी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यदि ह्रस्व, इसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं और इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये सब स्वर में बताया गया है आपको। यदि ह्रस्व अ या आ और दीर्घ आ या आ के बाद अ या आ आए तो उनका जो विकार उत्पन्न होगा, जो संधि वर्ण बनेगा वो आ बनेगा। फिर यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई बनती है। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ऊ का निर्माण होता है, और यदि री के बाद री आता है तो री ही बनता है। यानी अ या आ, ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद सेम वे ही वर्ण आए तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसको आप अगर परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं 2 लाइन में। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ और री के बाद यदि वे ही स्वर आए तो उनका दीर्घ रूप ही आता है। तो हमने दीर्घ स्वर संधि देखा था। आइए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में पहले हम आ संधि वर्ण के उदाहरण देखेंगे। आ संधि वर्ण के हम उदाहरण पहले देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण हम देखते हैं। अन्न प्लस अभाव, अन्न धन अभाव मिलकर क्या बनेगा, अन्नाभाव। मतलब जहाँ अन्न का अभाव हो जाता है वहाँ अन्नाभाव। इसमें आप देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर आ संधि वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शिव धन आलय, शिव धन आलय, ये मिलकर होता है शिवालय। शिवालय यानी जहाँ शिव जी रहते हैं, शिव जी का वास स्थान शिवालय। आलय मतलब घर होता है। व में भी देखेंगे यहाँ अ है
और यहाँ जो है आ है, और ये दोनों मिलकर आ संधि वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। अब हम ई संधि वर्ण का उदाहरण देख लेते हैं। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आ संधि वर्ण के महाशय, विद्यार्थी, ये सब हो सकते हैं। इसको आप अलग अलग तोड़ करके खुद स्वयं प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी और अच्छे तरीके से। अब हम ई संधि वर्ण का उदाहरण देख लेते हैं। पहला होगा गिरी धन इंद्र। इससे जो शब्द बनता है वो होता है गिरींद्र। इसमें देखेंगे आप छोटी ई का और छोटी ई से, छोटी ई का छोटी ई से जो मेल हो रहा है वो मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। ये संधि वर्ण यहाँ बड़ी ई हुई है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पृथ्वी धन ईस, मिलकर क्या बनेगा? पृथ्वीस। पृथ्वी के देवता यानी पृथ्वीस। इसमें बड़ी ई का बड़ी ई से मेल हो रहा है, तब भी क्या बन रहा है? बड़ी ई। हमने ई वर्ड देख लिया, इसके और भी आप उदाहरण देख लीजिएगा। महेंद्र हैं, सचिंद्र, ऐसे करके जहाँ जहाँ बड़ी ई आएगी वहाँ वहाँ दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब हम बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ का उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण भानु धन उदय, मिलकर बनेगा भानुदय। भानुदय में भानु में जो है छोटा ऊ मिला है और इसमें भी छोटा ऊ ही मिला है, लेकिन दोनों मिलकर बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, यानी इसमें संधि वर्ण किसकी हो रही है? बड़े ऊ की। और अब देख लेते हैं एक और इसका उदाहरण। भूष्मा, भू धन उष्मा, मिलकर क्या बनेगा? भूष्मा। भूष्मा में बड़ा ऊ मिल रहा है और उष्मा में भी बड़ा ऊ मिल रहा है, और दोनों मिलकर बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, यानी दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह क्या हो जाएगा? संधि वर्ण इसका क्या होगा? भूष्मा ऊ हो जाएगा। ये संधि विच्छेद इसे कहते हैं, इस पार्ट को। और ये हमारा संधि हो गया, ये संधि वर्ण, और ये प्रथम पद का पूर्व वर्ण, और ये अंतिम पद का, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और ये अंतिम पद का पूर्व वर्ण हो जाएगा। अब एक री का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम में अधिकतर री के उदाहरण पूछते रहते हैं। री में जैसे पितृ धन रीढ़ बराबर पितृण। पितृण में यहाँ पे छोटी री, यहाँ पे भी री मिला है, और दोनों मिलकर री का ही निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे संधि वर्ण री की हो रही है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? पितृण। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भातृण, भातृण में भी भातृ धन रीढ़, भातृण में त्री, इसमें भी री मिल रहा है और इसमें भी री मिल रहा है, और दोनों मिलकर बड़े री का निर्माण, मतलब री का ही निर्माण कर रहे हैं। हिंदी में हमेशा छोटे री का ही प्रयोग होता है, इसमें बड़ा री नहीं होता है। तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। आपको कहीं भी दीर्घ स्वर मिल जाए, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और री मिल जाए, तो वहाँ आप तुरंत दीर्घ संधि पकड़ लेंगे। तो हमने स्वर संधि पढ़ लिया है, स्वर संधि के दीर्घ संधि तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वर संधि के अन्य भेद प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक अपना साथ और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।